नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रंगीन और कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन शानदार कुटीर उद्योगों की जिन्हें हम हस्तकला के नाम से जानते हैं। देखिए, राजस्थान का मतलब सिर्फ बड़े बड़े किले या रेगिस्तान ही नहीं है, राइट? इसकी असली धड़कन तो यहाँ की बेजोड़ शिल्प कलाओं में बसती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे देखते हैं कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही इन कलाओं ने राजस्थान की संस्कृति को आज भी एकदम जीवंत रखा है। तो आज के हमारे इस सफर के मुख्य 5 पड़ाव होंगे। पहला है मिट्टी का जादू। फिर हम धागों, रंगों और वस्त्रों पर बात करेंगे। उसके बाद धातुओं पर कारीगरी देखेंगे। फिर कैनवस और लकड़ी की कला। और आखिर में जानेंगे कि इस अनमोल विरासत को कैसे सहेजा जा रहा है। चलिए, शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मिट्टी का जादू। अब जरा इस शानदार नीले रंग को देखिए। ये है जयपुर की वर्ल्ड फेमस ब्लू पॉटरी। क्या आपको पता है ये गहरा नीला रंग आता कहाँ से है? दरअसल ये कोबाल्ट ऑक्साइड का कमाल है। वैसे तो इस कला की जड़ें पर्शिया यानी आज के ईरान में हैं, लेकिन जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के टाइम पर ये कला यहाँ खूब फली फूली। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम मिट्टी के बर्तन नहीं है, ये चीनी मिट्टी पर की गई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बारीक चित्रकारी है। अब जब बात ब्लू पॉटरी की हो रही है तो कृपाल सिंह शेखावत जी का नाम आना तो बिल्कुल तय है। इस कला को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ही उन्हें 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया था। लेकिन सुनिए, राजस्थान में मिट्टी का जादू सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं है। राजसमंद के मोलेला गांव का टेराकोटा भी कुछ कम नहीं है। वहां तो बनास नदी की मिट्टी में चावल की भूसी मिलाकर इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अलवर की कागजी पॉटरी अपने कागज जैसे पतले, एकदम नाजुक बर्तनों के लिए जानी जाती है। मतलब लिटरली कागज जितने पतले। इसके अलावा कोटा और सवाई माधोपुर अपनी बेहतरीन ब्लैक पॉटरी के लिए भी काफी मशहूर हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, धागे, रंग और वस्त्र। मिट्टी के उन सख्त रूपों से निकलकर जरा कपड़ों के इस रंग बिरंगी दुनिया में आते हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में छपाई की अपनी एक बिल्कुल अलग ही तकनीक और रंग संयोजन है। जैसे बाड़मेर के अजरक प्रिंट को ही ले लीजिए, ये अपने खास लाल और नीले रंगों के लिए पहचाना जाता है। वहीं बाड़मेर का ही मलीर प्रिंट कत्थई और काले रंग का जादू दिखाता है। अगर जयपुर की तरफ जाएं तो वहां का संगानेरी प्रिंट एकदम बारीक फूलों की छपाई के लिए फेमस है, और बगरू प्रिंट अपने नेचुरल यानी प्राकृतिक रंगों के लिए। और हाँ, चित्तौड़गढ़ के आकोला का दाबू प्रिंट तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसमें रेसिस्ट डाइंग नाम की एक अनोखी तकनीक यूज होती है। इसमें करते क्या है कि कपड़े के जिस हिस्से पर रंग नहीं चढ़ाना होता उसे मोम या मिट्टी से दबा देते हैं। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, पोमचा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली ये कमल के फूल के डिजाइन वाली एक पारंपरिक ओढ़नी होती है। लेकिन राजस्थान में इन कपड़ों के रंग सिर्फ फैशन नहीं है, ये लाइफ के बड़े माइलस्टोन्स के सिंबल होते हैं। जैसे बेटे के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी। और हाड़ौती इलाके में विधवा महिलाओं के लिए एक खास काले रंग का पोमचा होता है, जिसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ कपड़ों का इस्तेमाल सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि कैनवस की तरह भी होता है। शाहपुरा की फड़ चित्रकारी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जोशी परिवार के लोग कपड़े पर ये चित्र बनाते हैं जिनमें स्थानीय लोक देवताओं की पूरी पूरी कहानियां बयां होती हैं। और नाथ द्वारा की पिछवाई कला तो और भी अद्भुत है। मंदिरों में मूर्तियों के ठीक पीछे जो कपड़े लगाए जाते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन का इतना बारीक और खूबसूरत चित्रण होता है कि बस देखते ही रह जाएं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, धातु पर महारत। कपड़ों के इन वाइब्रेंट रंगों के बाद अब बात करते हैं सोने और कांच के एक बेहद अनोखे कॉम्बिनेशन की। इसे थेवा कला कहते हैं। ये हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी करने की एक बहुत ही बारीक कला है, जिसकी शुरुआत प्रतापगढ़ रियासत से हुई थी। इसके जनक थे नाथोजी सोनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनके बाद राज सोनी परिवार ने पीढ़ियों तक इस पूरी तकनीक को एक टॉप सीक्रेट की तरह छिपा कर रखा, बिल्कुल किसी पारिवारिक रहस्य की तरह। इस कला की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2002 में इसके सम्मान में बाकायदा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। धातुओं पर नक्काशी के और भी कई शानदार तरीके हैं राजस्थान में। जयपुर की मीनाकारी को ही देख लीजिए। सोने के गहनों में रंग भरने की ये कला आज पूरी दुनिया में मशहूर है। मास्टर कुदरत सिंह जी ने तो इसे इतना पॉपुलर कर दिया कि 1988 में उन्हें पद्मश्री दिया गया।
इसके अलावा नाथद्वारा की तारकशी है, जिसने चांदी के एकदम पतले पतले तारों से ज्वेलरी बनती है। कोफ्तगिरी में फौलाद या लोहे की चीजों पर सोने के तार जड़े जाते हैं, और एक तहनीशा तकनीक है जहां डिजाइन को थोड़ा गहरा खोदकर उसमें पतले तार फिट किए जाते हैं। सच में इन कारीगरों के हाथों में कोई जादू ही है। और सोने के इस काम की बात हो और हम बीकानेर की इस शानदार उस्ता कला, या जिसे मुनवत्ती कला भी कहते हैं, उसे भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचिए, ऊंट की खाल के ऊपर इतना खूबसूरत सुनहरा चित्रांकन। हिसामुद्दीन उस्ता जैसे महान कारीगरों ने इस कला को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिसके लिए उन्हें 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एकदम लोकल चीजों का इस्तेमाल करके भी कोई इतनी रॉयल और भव्य चीज बना सकता है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, कैनवस और लकड़ी की कला। धातु की उस चमक दमक के बाद अब जरा लकड़ी से बने इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये कोई ऐसा वैसा लकड़ी का बक्सा नहीं है, इसे कावड़ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में बनने वाला ये कावड़ दरअसल एक चलता फिरता लकड़ी का मंदिर है। जी हाँ, इसमें एक के बाद एक कई छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, और जैसे जैसे आप इन दरवाजों को खोलते जाएंगे, एक पूरी पौराणिक कथा आपके सामने खुलती जाएगी। मांगीलाल मिस्त्री जैसे बेहतरीन कारीगरों ने इस चलती फिरती कला को एक अलग ही पहचान दी है। और पता है, राजस्थानी कला सिर्फ कुछ शोपीस या चीजों तक ही लिमिटेड नहीं है। ये तो लोगों के घरों की दीवारों और फर्शों तक में रची बसी है। जैसे बीकानेर की मथेरण कला को ही ले लीजिए, इसमें जैन पौराणिक कथाओं को दीवारों पर उकेरा जाता है। फिर एक सांझी कला है, जहां कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की मन्नत मांगते हुए गोबर और कांच के टुकड़ों से दीवारों को सजाती हैं। और मांडाना तो शायद आपने भी देखा हो। राजस्थान के लगभग हर घर के आंगन में खुशी के मौकों पर, त्योहारों पर या फिर किसी के तीर्थ यात्रा से सही सलामत लौटने पर ये शुभ आकृतियां बनाई जाती हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के हमारे आखिरी और 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, विरासत का संरक्षण। हमने अब तक जितनी भी ये कमाल की कलाएं देखी, ये सभी बहुत ही लोकल हैं और कई पीढ़ियों पुरानी हैं। लेकिन आज के इस तेजी से भागते मॉडर्न टाइम में इन्हें जिंदा रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। सिर्फ कारीगरों के भरोसे इन कलाओं को ग्लोबल मार्केट में नहीं टिकाया जा सकता। उन्हें कच्चा माल देना, रोजगार की गारंटी देना और उनके प्रोडक्ट्स को सही मार्केट तक पहुंचाना, इन सब के लिए राज्य सरकार का दखल देना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम सरकार के कुछ बड़े कदमों की बात करें तो इसकी शुरुआत 3 जून 1961 को हुई, जब राजसिको यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। इसका काम हस्तकला को बचाना और प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है। फिर 1984 में बुनकरों को सही कच्चा माल मिल सके, इसके लिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम बनाया गया। और जो सबसे लेटेस्ट और बड़ा कदम है ना, वो 17 सितंबर 2022 को उठाया गया। इस दिन राज्य ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति लॉन्च की, जिसका एक ही मेन फोकस है उन कलाओं को दोबारा जिंदा करना जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस मास प्रोडक्शन वाले दौर में, जहां बड़ी बड़ी मशीनें एक ही दिन में लाखों चीजें बनाकर खड़ी कर देती हैं, वहां पीढ़ियों के अनुभव, इंसानी धैर्य और उस खास मानवीय स्पर्श से बनी ये लोकल हस्तकलाएं आने वाले कल में खुद को कैसे बचा पाएंगी? क्या हमारी ये नई नीतियां और हमारा सपोर्ट उन्हें वो ताकत दे पाएगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो इन कलाओं का पूरा फ्यूचर तय करेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।